क्वेश्चन है, आवेश किस प्रकार की राशि है? ऑप्शन है अदिश, ऑप्शन बी है सदिश, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जो आवेश होता है वो आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि हो जाता है। ठीक है, यहीं से आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है, आवेश का सीजीएस मात्रक पूछ ले, सीजीएस मात्रक, तो बोलिएगा स्टैट कूलम्ब। क्या बोलिएगा? स्टैट कूलम्ब। ठीक है, एक कूलम्ब बराबर कितना स्टैट कूलम्ब? तो 3 × 10⁻⁹ स्टैट, ESU स्टैट कूलम्ब। ठीक है, यदि और पूछ ले एक ESU बराबर कितना कूलम्ब? ठीक है, तो ये लिखिएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब। ठीक है, और भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाए, जैसे आवेश जो है फॉर्मूला क्या होता है आवेश, तो आवेश का, तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकालते हैं I = Q/में T से, तो यहाँ से Q = क्या हो जाएगा? IT फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से एक और भी मात्रक निकाल देते हैं, तो आवेश का, तो I का क्या होता है? विद्युत धारा, इसको बोलते हैं एम्पियर। T को क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक? किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। ठीक है, एम्पियर सेकेंड भी किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। सेकेंड को मीटर में बदल दीजिए, तो एम्पियर बोले सेकेंड को किसमें बदलिए? मिनट में, तो एम्पियर मिनट किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। मिनट को घंटा में बदलिए, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक? आवेश का मात्रक। ऐसे ही ईयर में बदल दीजिए। ठीक है, तो ये आवेश का मात्रक हो जाएगा। यदि आवेश की बीमा पूछ ली जाए, तो आवेश की बीमा क्या होती है? आवेश की बीमा AT होती है। क्या होती है? AT। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के? तो आवेश 2 प्रकार के, एक बोलते हैं धनात्मक आवेश, और एक को बोलते हैं ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है। तो अभी देखें, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, यहीं से एक फॉर्मूला आता है I = Q/में T करके, I = Q/में क्या होता है? T, सॉरी, Q/में T। तो यहाँ से Q = क्या कहा जाता है? I × T आ जाता है। तो यहीं से हम दूसरा मात्रक भी निकाल सकते हैं। I को बोलते हैं एम्पियर और T को बोलते हैं सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड कूलम्ब के बराबर होता है। क्या होता है? एक कूलम्ब को हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ऐसे तो -1.6 होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर तो देख लिए, 4 नंबर देखिएगा। क्या है? समान आवेश एक दूसरे को, दिया हुआ है ऑप्शन, आकर्षित करता है, ऑप्शन बी है विकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी है दोनों करते हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? मान लीजिए समान है, ये +Q है, ये +Q है, तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, दोनों को धकेलेगा। ठीक है, जैसे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये दोनों को क्या करेगा? धकेलेगा। ठीक है, यदि अलग अलग आवेश हो जाए, माइनस, या यदि +Q -Q, ठीक है, तो ये दोनों को आकर्षित करता है। तो क्वेश्चन है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, असमान आवेश, ठीक है, असमान आवेश एक दूसरे को
ऑप्शन ए है आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी है विकर्षित करते हैं, ऑप्शन सी है कोई प्रभाव नहीं डालते, ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो असमान आवेश है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, दोनों सटना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, कहला क्या कहता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत का मतलब होता है कि आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत आता है, तो न तो ऊर्जा का उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। इसको केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम रूपांतरित करते हैं, तो वही हो जाएगा इसका यहाँ पर भी। आवेश का संरक्षण का, आवेश केवल एक वस्तु में होता है, आवेश नष्ट हो सकता है, कुल आवेश न तो उत्पन्न होता है और न है नष्ट, आवेश बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो वह ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा, धनात्मक आवेशित हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखिए कोई वस्तु यहाँ पे है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गई है, कम हो गई है, मीन्स इलेक्ट्रॉन निकल गई है। इलेक्ट्रॉन निकला है तो क्या आएगा, प्लस। जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसी वस्तु पे यदि इलेक्ट्रॉन आया है, क्या है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, तो आया है तो उसमें माइनस चार्ज बढ़ेगी। ठीक है, तो वस्तु कैसा हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए तो वह होगा, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से उदासीन था, इलेक्ट्रॉन इस पे आया है, इलेक्ट्रॉन आया है तभी तो अधिक हुआ है, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो तब क्या होता है, तो ऑप्शन ए है छड़ी धनात्मक और रेशम ऋणात्मक हो जाता है, ऑप्शन बी है छड़ी ऋणात्मक और रेशम धनात्मक हो जाता है, ऑप्शन सी है दोनों ऋणात्मक हो जाता है, ऑप्शन डी है दोनों धनात्मक हो जाता है। देखिए ये कांच की छड़ है, ठीक है, और इसको मान लीजिए रेशम से रगड़ा जाता है, मान लीजिए ये रेशम है, ठीक है, ये रेशम से, अब इस पे आप ये कांच की छड़ है, ठीक है, तो आप कांच की छड़ को रेशम से जो जैसे रगड़ते हैं, तो जो छड़ होता है ना वो धनात्मक हो जाता है और रेशम क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। छड़ क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, और रेशम क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। क्यों, जो छड़ से इलेक्ट्रॉन है ना निकल के वो रेशम पे चला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छड़ धनात्मक और रेशम ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब एम्बर को ऊन से रगड़ा जाता है तब एम्बर धनात्मक हो जाता है, एम्बर ऋणात्मक हो जाता है, एम्बर कोई आवेश नहीं होता, दोनों धनात्मक हो जाता है। देखिए एम्बर को ना आप ऊन से रगड़िएगा, ठीक है,
एम्बर को आप किससे करिएगा, ऊन से। ऊन तो देखे होइएगा, ठीक है, गाँव में स्वेटर वेटर मोफलर क्या बोलते हैं उसको, बहाने होने के लिए यूज होता है। तो जैसे आप एम्बर को ऊन से रगड़ते हैं तो एम्बर पे ऋण आवेश आ जाता है। क्या जाता है, ऋण आवेश। ऊन से जो ना इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, ठीक है। तो एम्बर क्या हो जाता है, एम्बर ऋण आवेशित हो जाता है। और ऊन जो होता है वो क्या हो जाता है, ऊन धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित, ठीक है। इस पे प्लस प्लस आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्बर ऋण, एम्बर ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आवेश का मात्रक कूलम्ब किसके बराबर होता है। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम्ब तो जानते ही हैं, लेकिन ये किसके बराबर दिया होता है, तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देख फॉर्मूला पढ़े होंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई क्या है, विद्युत धारा, क्यू क्या है, आवेश, टी क्या है, समय। तो यहाँ क्यू इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तिरछी गुना, तो क्या आ जाएगा, आई टी आ जाएगा। तो आवेश का फॉर्मूला आ गया आई इंटू टी। तो हम मात्रक से हम लोग कूलम के बराबर कैसे हम लोग लिख देंगे, तो देखिए फॉर्मूला से हम लोग मात्रा निकाल देंगे। देखिए कैसे, आई मीन्स विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, टी क्या है, समय, समय का मात्रक सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड आ गया। तो आवेश का मात्रक एक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक कूलम होता है, और दूसरा का मात्रक क्या आ गया, एम्पियर सेकेंड। तो हम लोग एक कूलम को 1 एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक और मतलब जो आवेश का दो मात्रक हम लोग देख लिए, एक तो कूलम हुआ, एक क्या हो गया, एम्पियर सेकेंड हो गया। एक और भी मात्रक हो सकती है, क्या होती है, सेकेंड को आप लोग बदल दीजिए मिनट में, तो एम्पियर मिनट भी हो सकती है, एम्पियर घंटा भी हो सकती है। मिनट को आप लोग कैसे बदल दीजिए, घंटा में, एम्पियर घंटा भी हो सकती है, ठीक है। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आया हुआ था, क्या आया था, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। सिंपल सी, ध्यान में रखना है इस बात को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, क्या है, एक कूलम का अर्थ है, एक कूलम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऑप्शन बी है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऑप्शन सी है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल समझिए, जो एक कूलम होता है ना, एक कूलम आवेश कहीं पे आ रहा है, ठीक है, तो उस पे जो चार्ज होगा एक कूलम, वो किसकी कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो वो होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किस कोई वस्तु पे प्लस चार्ज आया है, ठीक है, और कितना, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज आया है, ठीक है, प्लस जो चार्ज आया है 1 कूलम चार्ज आया, तो असल में यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होगा, कितना गया होगा, इतना इलेक्ट्रॉन गया होगा। मान लीजिए किसी पे 1 कूलम का माइनस चार्ज आया है, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, तो उस पर इतना इलेक्ट्रॉन आया होगा। यही मतलब होता है कि कूलम का मतलब ही होता है कि एक कूलम का मतलब ही होता है कि इतना इलेक्ट्रॉन का उस पर क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो गया, किसी वस्तु में आवेश कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए है रगड़ कर, ऑप्शन बी है संपर्क द्वारा, ऑप्शन डी है प्रेरण द्वारा, ऑप्शन सी है प्रेरण द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कैसे हम लोग देखेंगे, तो जब वस्तु को हम लोग रगड़ते हैं, ठीक है, दो वस्तु को घर्षित करते हैं, तो एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, जिससे निकलता है वो हो जाता है प्लस, जिस पे जाता है वो हो जाता है माइनस, आवेशित हो गया। रगड़न विधि से वो कहते हैं। संपर्क विधि किसको कहते हैं, पहले से कोई आवेशित है, मान लीजिए प्लस 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 प्लस,
अनावेशित वस्तु को पास में लाया तो ये वाला आवेश इस पे चला गया, हो गया ये प्लस। ठीक है, तो आवेशित हो गया। प्रेरण क्या होता है? जब कोई वस्तु मान लीजिए आवेशित है, क्या है, पहले से आवेशित है, मान लेते हैं प्लस प्लस आवेशित है, अनावेशित वस्तु को सटा के नहीं रखे, उसके पास में रखे, तो इसमें देखिए जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है, तो ले दे के इक्वल हो जाता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्लस वाला क्या करेगा, इसके माइनस वाले को एक तरफ कर देगा और प्लस वाला को दूसरे तरफ दूर कर देगा, तो ये भी एक तरह से पार्शियली रूप से क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो इसको इस विधि को हम बोलते हैं प्रेरण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग तीनों विधि से हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर दिया जा सकता है या आवेश उत्पन्न किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या है। दो आवेशों के बीच बल अधिकतम कब होगा? ऑप्शन है जब दूरी बढ़ेगी, ऑप्शन बी है जब दूरी घटेगी, ऑप्शन सी क्या है, जब दूरी अनंत हो, ऑप्शन डी है जब एक आवेश शून्य हो। देखिए मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है, अभी आवेश समान है, समान है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। आवेश अलग अलग होगा तो उसके बीच जो बल लगेगा, एगो प्लस एगो माइनस है, तो उसके बीच जो आकर्षण बल लगेगा। तो अब कितना बल लगेगा ये पता करेंगे, कौन सा फॉर्मूला से होता है, तो वही F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, कूलम्ब के नियम से। तो जो बल होता है यहाँ से दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यही तो दूरी बढ़ेगी इसका मतलब बल का मान घटेगी, बल मीन्स आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, दूरी को आप लोग घटाइएगा, इस दूरी को क्या कीजिएगा, कम कीजिएगा, तो बल का मान बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी को आपको क्या करना होगा, कम करना होगा, इसको इसके पास ले जाना पड़ेगा, इसको इसके पास ले जाएगा तभी ज़्यादा बल लगेगा। ठीक है, समझ गए, पास ले जाइएगा तभी बल अधिकतम होगा, दूर जैसे जितना दूर ले जाएगा बल उतना ही कम जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुआ है? ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है जिसको एन हम लोग कहते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटीमीकरण क्यू इक्वल टू एन ही होता है। ठीक है, आपको क्यू दे दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो आपको 1 कूलम्ब दिया हुआ है। आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, सिंपल सी एक ही सेकेंड में हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। डी नहीं, ये गलत है, माइनस यहाँ पे होगा ही नहीं। ठीक है, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो यहाँ पे क्यू कितना दे दिया हुआ है, 1 कूलम्ब दे दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो जानबे करते कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम्ब। तो यहाँ से आप क्या पता कर दीजिएगा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। 1 सेकेंड इससे कोई मतलब नहीं है कि क्यों दिया हुआ है। यहाँ से क्यू इक्वल टू फार्मूला होता है एन ई, यहाँ से एन इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन में क्यू, नहीं यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा ई, एन ई को इधर भेजेंगे तो क्यू अपॉन में ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से क्यू का आवेश कितना है, 1 है, 1 कूलम है, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा, 1 अपॉन में 1.6, इसको ऊपर भेजिएगा तो 10 के पावर कितना हो गया, 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन आया। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो भाग दीजिएगा 1 में 1.6 के से जो आएगा वो आएगा 0.625 × 10 के पावर 19। इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 6.25 × 10 के पावर एक घट जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका माइनस नहीं होगा। ठीक है, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ही होगा इसका आंसर। चलिए क्या है, क्वेश्चन 16 है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु को क्या कर रहे हैं, आवेशित, ये नहीं बताया कि धन आवेशित कर रहे हैं या ऋण आवेशित कर रहे हैं, सिर्फ वस्तु को क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। तो आवेशित कर रहे हैं तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। ठीक है, मान लीजिए इस पर प्लस आवेशित हुआ
ठीक है। तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो गया होगा, प्लस से घटा होगा। यदि ऋण आवेशित हो गया तो क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ा होगा। ठीक है। तो आपको बोला है सिर्फ आवेशित करते हैं, तो आवेशित में आपको बता नहीं रहा है प्लस या माइनस, तो द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। ऑप्शन सी होगा इसका। ठीक है, द्रव्यमान घट या बढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को धन आवेशित, देखिए क्वेश्चन आ गया, धन आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कर रहे हैं हम लोग, धन आवेशित कर रहे हैं। तो धन आवेशित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मीन्स धन आवेशित कर रहे हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन निकाले तो कितना आवेश निकाल दिए, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसे कितना आवेश निकाल दिए। ठीक है। या कितना इसका द्रव्यमान निकाले, इलेक्ट्रॉन निकला तो आवेश तो आएगा ही 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.106 × 10⁻31 kg। ठीक है। तो असल में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कितना द्रव्यमान निकाल रहे हैं, इतना द्रव्यमान आप लोग निकाल रहे हैं। तो धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना, निकालेंगे तो द्रव्यमान घटेगी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ही हो जाएगा, धनावेशित करने पर द्रव्यमान घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋण आवेशित वाला भी आ गया। जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, वस्तु को क्या कर ऋण आवेशित कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा तब क्या होगा, तभी ऋण आवेशित जाके होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा मीन्स कितना द्रव्यमान आएगा, 9.106 × 10⁻31 kg कहीं से हम लोग ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो इतना द्रव्यमान ला रहे हैं, तो द्रव्यमान बढ़ेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा होता है। देखिए, किसी वस्तु पर जो भी आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, मतलब Q = Ne। इसी को तो हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या बताता है, ये आवेश का क्वांटमीकरण, किसी वस्तु पे जो आएगा, जो भी आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज हो जाएगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना ही होगा ना, या कहीं से आएगा, तो सिंपल सी है, आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु का कुल आवेश Q = Ne से दिया जाता है। यहाँ E का अर्थ क्या है, तो Q = Ne आवेश का क्वांटमीकरण का फॉर्मूला है। ये क्या बताता है कि किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे E है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आवेश का एक गुण है। आवेश का एक गुण है, आपको समझ देखना है। तो आवेश एक सदिश राशि है, ये भी सही है। आवेश क्वांटमीकृत होती है, ये भी सही है। इसका फॉर्मूला भी होता है Q = Ne। आवेश संरक्षित होती है, एकदम सही है। क्या है संरक्षित का मतलब, आवेश संरक्षित होती है, इसका मतलब कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही निर्माण किया जाता है। सिर्फ आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तीनों सही है, तीनों आवेश का गुण है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का CGS मात्रक है। सिंपल देखिए, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, क्या होता है, कूलम होता है। CGS मात्रक क्या हो जाता है, तो CGS मतलब स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 कूलम बराबर कोई पूछ दे कितना स्टेट है, तो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, इतना होता है। कोई पूछ दे ये भी कि 1 ESU बराबर कितना होता है, तो 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम होता है। ठीक है, याद करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए गया, देखिए 1 कूलम बराबर कितना, जो CGS में कितना होता है आपको बताना है। तो क्या होता है, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 CGS कूलम क्या होता है।
तो अभी देखें 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU। अब यहीं से एक ESU जो निकालना है, एक ESU वो हो जाएगा 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। देखिए कौन है 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है, काम निकलेगा। तो आवेश का बीमा तो याद है जिसको बता देगा, IT होता है या IT होता है। ठीक है, लेकिन आता कहाँ से है, तो I = Q/T से, फार्मूला से। Q रहने देते हैं, I को IT को एक साथ लिख देते हैं। देखिए आपको आवेश का बीमा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का बीमा, विद्युत धारा को हम किस रूप में लिखते हैं बीमा में, A या I के फॉर्म में। ठीक है, और T को, समय को कैपिटल T डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो आवेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AT, या इसी को A को हम I भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, IT भी हो सकता है, AT या IT क्या हो जाएगा। ठीक है, इसी को अभी ऑप्शन नहीं मिला है, तो आप इसके फॉर्म में लिख दीजिए M के पावर X, L के पावर Y, ठीक है, T के पावर Z। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। इस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, M के पावर 0, L के पावर 0, A के पावर 1, T के पावर 1। देखिए है कहीं पे, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दिख रहा है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ AT IT होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र क्या है। ऑप्शन है Q = m, सिंपल याद होता है सबका, Q = n, जहाँ n क्या है, पूर्णांक 1 2 3 4 5 होता है। E क्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, तो किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यही आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का आवेश 4.8 × 10 के पावर -19 कूलम है, आवेश दिया हुआ है, Q का वैल्यू 4.8 × 10 के पावर -19 कूलम है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, मतलब उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ये आपको कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए आपको बताना है। सिंपल सी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से वो आवेश का क्वांटमीकरण वाला फॉर्मूला लगाइएगा, Q = n E। ठीक है, तो आपको n आपको पता करना है, तो n = क्या हो जाएगा, E के नीचे भेज दीजिए, तो Q/में E हो जाएगा। आपको n पता करना है, Q कितना दे दिया 4.8 × 10 के पावर -19 अपॉन में E कितना दे दिया हुआ है, तो E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। 10 के पावर माइनस 10 के पावर माइनस कट गया, कितना हो जाएगा 16 16 32 16 48 3 हो जाएगा। तो n = कितना 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है ये बोर्ड में। आप कैसे पता कर सकते हैं, तो सिर्फ जो भी दिया हुआ है वो 16 का पारा पढ़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी 16 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आवेश का मान संभव है। अब किस आवेश का मान संभव है, इसमें भी आपको 16 का पारा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जब भी यही आवेश का क्वांटमीकरण करता है Q = n, क्या कहता है कि जो भी किसी वस्तु पे जितना भी आवेश होगा वो किसके फॉर्म में होगा, किसके गुणनफल के फॉर्म में होगा, किसके गुणनफल के रूप में होगा, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणनफल के रूप में। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, इसी के गुणनफल के रूप में होगा जो भी आवेश होगा। ठीक है, जब यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो इतना ही आवेश, या एक इलेक्ट्रॉन डाले तो इतना आवेश आया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसे गुना करा दीजिए इसमें 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसका आवेश का मान है, सिर्फ किस आवेश का मान होगा, ई आवेश हो जाएगा, 2 से गुना कराइएगा तो 3.2 × 10 के पावर -19 कूलम हो जाएंगे। 3 से गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा 4.8 × 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा।
इसमें गुना कराइएगा तो 16 43 हो चुका 64। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन यदि आया तो इसी का पहाड़ा पढ़ देना है। तो ई 16 ई सही है, 16 1.6 10 के पावर -19 कूलम। ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 4.2 × 10 के पावर -19 कूलम। इसका मतलब हुआ 16 32 2 इलेक्ट्रॉन, 16 43 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 5.3 क्या मतलब इसका मतलब हो गया 3.5 गो इलेक्ट्रॉन। और 3.5 गो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कहीं? तो आवेश का जो मान संभव नहीं है, ये संभव नहीं हो सकता है, ऐसा कोई आवेश नहीं होगा। इसका मतलब पता नहीं चल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन है, वो लगभग आपको हो जाएगा 3 पॉइंट कुछ इलेक्ट्रॉन, पॉइंट में कहीं इलेक्ट्रॉन होता है, समझ गए? तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूलम्ब का नियम किसके बीच लगने वाले बल को बताता है? कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो दो आवेश Q, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 है और उसके बीच की दूरी R है। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताते हैं कूलम्ब का नियम। दो गतिमान आवेशों के बीच नहीं, गतिमान नहीं, स्थिर आवेशों के बीच, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। कूलम्ब का फॉर्मूला क्या होता है? F = K Q1 × Q2 अपॉन में R²। ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी लिखा जाता है K को 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन में R² कर देता है। ध्यान में इस बात को रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके योग के समानुपाती होता है, अंतर के समानुपाती होता है, स्थिर रहता है। तो देखिए कूलम्ब का नियम कहता है कि दो आवेश Q1 एवं Q2 है, उसके बीच की दूरी R है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि जो बल लगेगा वो आवेश के गुणनफल के, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, और जो बल लगेगा वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि पूछ लेता दूरी के, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं 31। क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? अभी देखे हैं, दो आवेश एक Q1 है एक Q2 है, इसके बीच की दूरी R है, इसके बीच जो बल लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन दूरी के जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/में। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बत्तीसवां क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम का गणितीय रूप है। तो कूलम्ब के जो नियम का गणितीय रूप होता है, ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कूलम्ब का नियम बताता है। क्या बताता है? कि F = K Q1 × Q2 अपॉन में R²। यही तो कूलम्ब का गणितीय रूप है। कौन सा आंसर हो जाएगा? K Q1 × Q2 अपॉन में R²। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए कूलम्ब नियतांक K का मान निर्वात में होता है। कूलम्ब नियतांक क्या है? एक फार्मूला पढ़े हैं, F = कूलम्ब के नियम से K Q1 × Q2 अपॉन में R²। जो यहाँ पे K है वो क्या है? आपका कूलम्ब नियतांक है। कूलम्ब
नियतांक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, इसका मात्रक भी ध्यान में रखिए। ठीक है, इसका मात्रक भी ध्यान में आपको रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये पूछ ले कि कूलम नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऐसी को कहीं कहीं पे लिख देता है ऐसे भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, और कहीं कहीं पे से इस एक और भी मात्रक पूछ लिया जाता है, फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, कहीं पे आता है। ठीक है, ये मात्रा को ध्यान में रखिएगा। तो इसी को ऐसे लिख देते हैं। और कूलम मात्रा का एक और ही मात्रा को क्या होता है, कूलम नियतांक का एक और मात्रा होता है फैराडे इनवर्स मीटर। इसका वैल्यू तो पता ही होगा, 9 10 के पावर 9। क्वेश्चन है 34 नंबर है, यदि दो आवेशों की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल क्या होगा। दो आवेशों की दूरी को दोगुनी कर रहे हैं। देखिए, दो आवेश, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। इसके बीच दूरी पहले r था, और r को क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दिया जाए, 2r कर दे, क्या होगा। ठीक है, तो आवेश मतलब दूरी तो क्या कर रहा है, यहाँ पे दोगुना कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, यही ना मतलब। तो इसको सिंपल सी बात समझिए, दूरी जैसे ही दोनों आवेश है, इसको इधर खींच के लेकर जाइएगा, इधर खींच के लगेगा, तो बल का मान क्या होगा, घटेगा घटेगा, घटेगा। ये बात याद कर लीजिए, तो बढ़ तो सकता ही नहीं है। ठीक है, आधा तो कभी होएगा ही नहीं बल, यहाँ पे बढ़ तो कभी सकता ही नहीं है, घटेगा। कितना घटेगा, 4 गुना घट जाएगा। आंसर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो इधर ऑप्शन से हम लगा दिए, लेकिन आप लोग दिमाग से कैसे लगाइएगा, ये तो दिमाग मतलब लग गया। अब जैसे कि फॉर्मूला से कैसे लगाइएगा, तो एफ समानुपाती क्या, एक एफ जो समानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ठीक है, या इसे बोल सकते हैं एफ समानुपाती 1/r²। यहाँ पे दूरी को क्या बोला है, दुगुना कर देते हैं। क्या करते हैं, दुगुना। ठीक है, तो जैसे दुगुना कीजिएगा, तो यहाँ से जैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 होगा, 4 गुना घट जाएगा। आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Q1 Q2 2 कूलम दिया हुआ है और R 1 मीटर है, तो बल का मान कितना होगा। देखिए, दो आवेश है, 2 कूलम का यहाँ पे है, 2 कूलम का यहाँ पे है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो बल कितना होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाइए कूलम के नियम से, F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। एफ का एफ रहेगा, के का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, Q1 का वैल्यू 2, Q2 का वैल्यू 2 अपॉन में दूरी 1 का स्क्वायर, तो मतलब रहा नहीं। 9 दूना 18, 18 दूना 36 गुने 10 के पावर 9, यही होगा न्यूटन में। देखिए, 36 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। अब समझ में नहीं आ रहा है एम्पियर घंटा, यदि नहीं समझ में आ रहा तो क्या करें, बताइए। फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपन में क्यू इक्वल को लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई टी। क्या है, आवेश, आई क्या है, डी टी क्या है, समय। तो आई को हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर, समय को लिख सकते हैं सेकेंड। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रा, आवेश का मात्रा। अब आपको पूछा एम्पियर घंटा, अब लेकर कंफ्यूज हो जाता है, एम्पियर घंटा किसका होगा। सेकेंड को हम लोग बदल देते हैं किसमें, मिनट में। एम्पियर मिनट में किसका मात्रा, आवेश का। मिनट को बदल दीजिए घंटा में, फिर घंटा किसका मात्रा, आवेश का। ऐसे क्या हो जाएगा,
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत धारा का मात्रा को तो पता ही होगा, क्या होता है? एम्पियर। बल आघूर्ण का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर याद करके रखिएगा, बल आघूर्ण का मात्रा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर है। विद्युत आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा? आपको इसमें बताना है कि विद्युत आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 10 के पावर 10, ऑप्शन बी दिया हुआ है 10 के पावर 20, ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 के पावर 30, ऑप्शन डी क्या हुआ है 10 के पावर 39। तो सबसे पहले समझिए इस बात को कि जो यहाँ पे पहले दिया हुआ है विद्युत आकर्षण बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इसका अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो विद्युत आकर्षण बल ध्यान में होगा वही वाला F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। दो आवेशों के बीच जो विद्युत आकर्षण बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल वाला जो फॉर्मूला होता है वो कितना लगता है, तो वो जो लगता है वो F इक्वल टू G M1 इंटू M2 अपॉन में R स्क्वायर। तो आपको ई इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ जी गुरुत्वाकर्षण वाला, दोनों का एफ ई अपॉन में एफ जी का वैल्यू पता करना है, एफ ई अपॉन में एफ जी का। अब दोनों का अनुपात कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों को वैल्यू रख के भाग दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 10 के पावर 39। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है कैसे आया है एक क्वेश्चन में, ठीक है, इसी यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलम का नियम किसके बीच बल को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए दो आवेशों के बीच, ऑप्शन बी है दो द्रव्यमानों के बीच, ऑप्शन सी है दो चुंबकों के बीच, ऑप्शन डी है दो इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच। तो कूलम का नियम दो आवेशों के बीच को बल को व्यक्त करता है। कूलम का फॉर्मूला भी है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो आवेशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच बल किसके समानुपाती होता है? किसके समानुपाती? अभी देखें दोबारा क्वेश्चन आ गया, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, दूरी के वर्ग के, ये सब कुछ है नहीं, ये तो ऑप्शन तीनों गलत, ऑप्शन ए होगा इसका। चलिए अगला क्या है, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है? तो F इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बल है उस समानुपाती होता है 1 अपॉन में R स्क्वायर के। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, कूलम के नियम का गणितीय रूप है। गणितीय रूप क्या होता है, ए के वेक्टर इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से के को कूलम नियतांक कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक है, ये एक और भी आ सकता है यहाँ से फॉर्मूला F इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। के का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम स्थिरांक का मान निर्वात में कितना होता है? कूलम स्थिरांक क्या, के,
कौन सा? वही कूलम का जो फार्मूला में आता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, यही के, इसी को बोलते हैं कूलम नियतांक। इसका वैल्यू कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दोबारा इसी कारण से दे दिए हैं कि आपको फट से दिमाग में आ जाए, झन से दिमाग में आ जाए, हाँ ये पीछे वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसका बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आ रहा है कुछ दिमाग में? अभी जस्ट पीछे किए हैं, आवेश के दोगुनी कर दिया जाए, क्या दोगुनी कर दिया जाए दूरी, आवेश यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, इसको इधर खींच के ले जा रहा है, इसको इधर खींच के ले जा रहा है, तो दूरी को आप बढ़ाइएगा तो बल क्या होगी? घटेगी। तो बढ़ेगी, जहाँ जहाँ ऑप्शन है समान रहेंगी भी नहीं होगा, बल आधा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 4 गुना बल घट जाएगी। आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समान आवेशों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा? दूरी आधी कर रहे हैं, देखिए Q1 है Q2 है, दूरी आधी कर रहे हैं, कहने का मतलब पास ला रहे हैं दोनों को। जब पास लाइएगा तो बल बढ़ेगी, बल क्या होगी? बल बढ़ेगी। ठीक है, अब बल बढ़ेगी तो यहाँ 1/4 तो होगा नहीं, आधा होगा नहीं। ठीक है, अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ जो बल होती है वो किसके समानुपाती होती है? तो 1 में दूरी के वर्ग के। यहाँ पे क्या बोला है? बल क्या कर दिया जाए? आधी कर दिया जाए, तो F समानुपाती 1 में R/2 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो F समानुपाती जो हो जाएगा वो 1 में R स्क्वायर अपन में 4, 4 कहाँ जाएगा? ऊपर, तो 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 4 कहाँ उठ के जाएगा? ऊपर, तो जो बल नया बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 में 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है? देखिए कूलम के नियम से फॉर्मूला होता है के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के को ही लिखते हैं हम लोग 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यही आपको पूछा है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन का मान, तो के को हम लोग लिख सकते हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ऑप्शन बी हो जाएगा, या प्रति कूलम लिख सकते हैं, माइनस में लिखेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम नियतांक का मात्रक क्या होता है? अभी देखिए कूलम नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन कूलम स्क्वायर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ध्यान में रखना है। अभी पढ़े हैं ना मान, क्या पढ़े हैं? के का 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, यही होता है। कौन सा जगह? ऑप्शन ये हो जाएगा। कूलम इनवर्स टी को ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप माइनस हटा दीजिए, प्रति कूलम स्क्वायर लिख दीजिए, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। ठीक है, एक और भी कहीं आता है फैराडे इनवर्स मीटर करके, इसी का होता है मात्रक। चलिए नेक्स्ट दीजिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, कूलम के नियम में नियतांक के निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर, मात्रकों की पद्धति पर, आवेश की तीव्रता पर। ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। तो देखिए जो कूलम का जो फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसी में हम लोग के को लिख देते थे F इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में
आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, वो माध्यम की प्रकृति है, ठीक है। इसी के को हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो माध्यम की क्या है, प्रकृति है। माध्यम की प्रकृति है तो उसी पे निर्भर कर रही है के का मान। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और एक और भी बात, जो ये तो है कि माध्यम की प्रकृति भी है, ठीक है, माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर करती है। एक और मात्रा की पद्धति पर भी निर्भर करती है, ठीक है, मात्रा की पद्धति पर भी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान में रखना है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ए और बी दोनों, ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, मात्राओं की पद्धति पर भी निर्भर करती है। चलिए 48 में क्वेश्चन है, कूलम नियतांक के का मात्रक क्या होता है। तो कूलम नियतांक का जो के का जो मात्रक होता है वही जो भी देखे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2 या प्रति कूलम, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम नियतांक के का बीमा होता है। अब बीमा आप याद किए होंगे तो बनेगा, नहीं तो आपको बनाना होगा। देखिए कौन कैसे होता है, तो ये वाला होता है, ये फॉर्मूला F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आपको के का निकालना है, तो के को अलग कीजिए, आर को इधर भेजिए, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 नीचे आ जाएगा इंटू Q2 नीचे इक्वल टू के। इसी का आपको बीमा चाहिए। बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 2 होता है। दूरी है तो दूरी एल स्क्वायर हो जाएगा। आवेश का बीमा एटी होता है, इस आवेश का बीमा भी क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम है एल ई है, एल ई है तो एल क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा। दो नीचे है और दो माइनस दो ऊपर है, नीचे से ऊपर जाएगा माइनस दो, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, दो दो माइनस 4 हो जाएगा। और ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स 2 हो जाएगा। तो एम एल क्यू टी इनवर्स 4 ए इनवर्स 2 क्या कौन जाएगा, एम एल क्यू टी इनवर्स 4 ए इनवर्स 2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स, या फैराडे मीटर इनवर्स ना आके क्या आ सकता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, ये ना आके क्या आ सकता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का जो मान होता है इतना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एप्सिलॉन का मात्रक पूछ ले तो एक मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर इनवर्स होता है। दूसरा का मात्रक यदि पूछ ले तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। मीटर कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स 2, ठीक है। और भी कोई मात्रक है पूछ लिया जाए, इसी को हम लोग थोड़ा दूसरे शब्दों में लिखे तो इस प्रकार हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। निर्वात, क्वेश्चन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन सी है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलम। देखिए एप्सिलॉन नॉट का आपको मात्रक बताना है, किसका मात्रक बताना है, एप्सिलॉन नॉट का। और आपको ध्यान में आना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे फॉर्मूला, कहाँ कौन सा फॉर्मूला में आता था, तो एफ इक्वल टू जो होता था क्या होता था,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। उसके बाद Q1 इंटू Q2/r²। यही के का जो वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू क्या आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम के नियम से ही। ठीक है, ये कूलम नियतांक होता था। तो आपको यही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। तो एक तो मात्रक आपको होता है फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, एक मात्रक ए होता है। एक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है, ये दूसरे का मात्रक होता है। तो यही देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, नहीं मिला है, तो इसको कूलम स्क्वायर रहने दीजिए। ऐसे वैसे माइनस हटाइएगा ना तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा ये। ठीक है, ईवी मात्रक एग्जाम में पूछा गया है, ईवी मात्रक पूछा गया है। एप्सिलॉन नोट का मान बताइए तो कितना होता है, कितना होता है 8.854 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, ये किसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नोट का। बताइए तो के का मान कितना होता है, याद आ रहा है कुछ, बोलिए जल्दी। के कूलम नियतांक का मान कितना होता है 9 गुने 10⁻9 क्या 9 गुने 10⁻9 क्या फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, तो एक चीज आपको हम यहाँ से याद करवा देते हैं, जो जैसे देखिए इधर, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखिए जो आपका के का मात्रक होगा ना, के का मीन्स कूलम नियतांक का जो मात्रक होगा वो एप्सिलॉन नोट का उल्टा होगा। ठीक है, जैसे कूलम नियतांक का जो मात्रक है फैराडे इनवर्स मीटर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा क्या, फैराडे का माइनस इस पे हट जाएगा, इस पे लग जाएगा फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, इसी प्रकार आपको कूलम नियतांक का एक और मात्रक हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, कूलम स्क्वायर न्यूटन। कूलम क्या होता है, कूलम स्क्वायर ये एप्सिलॉन नोट का होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मात्रक अभी हम लिखते हैं कैसे आएगा, तो ये आपका आता है एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो जस्ट इसका आपको लिखना पड़े कूलम नियतांक का, तो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा न्यूटन इनवर्स पहले लिखेगा, जिसमें माइनस नहीं वो माइनस लगा दीजिए, तो क्या जाएगा कूलम -2 न्यूटन उसी रहेगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। देखिए जो आपका एप्सिलॉन नोट होगा उसका उल्टा कूलम होगा। ठीक है, यही है। चलिए आगे भी हम लोग देख लेते हैं, बीमा भी जस्ट उसी प्रकार का उल्टा होगा। एप्सिलॉन का बीमा क्या होता है, एप्सिलॉन का बीमा होता है m इनवर्स L इनवर्स 3 T⁴ ये आपका बीमा हो जाता है एप्सिलॉन नोट का। यहाँ पे बीमा, तो आपको के का बीमा क्या होगा कूलम नियतांक का, तो इस पे देखिए जिसपे माइनस है उस पे आप प्लस लगा दीजिए, जिसपे प्लस है उसको माइनस में बदल दीजिए, वो आपका क्या होगा बीमा हो जाएगा। जैसे देखिए के का हो जाएगा एम पे माइनस है तो एम को छोड़ देंगे, एम हो जाएगा। एल पे माइनस है तो एल क्यू हो जाएगा। टी के पावर सीधा डायरेक्ट 4 है तो यहाँ पे -4 लगा दीजिए। ए के पावर माइनस नहीं है तो यहाँ पे -2 लगा दीजिए। जस्ट इसका उल्टा हम लोग क्या किया, उल्टा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, निर्वात की विदुशीलता एप्सिलॉन नोट का बीमीय सूत्र है। एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र आपसे पूछा है, तो बीमीय सूत्र निकाला भी जा सकता है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला से, वही F = K Q1 × Q2 R स्क्वायर से। यहाँ से K का वैल्यू F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 × Q2 R स्क्वायर। यहाँ से निकाला भी जा सकता है। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालिएगा, ध्यान में होगा यहाँ पे क्या है, इसको एक बल है, बल का बीमा क्या होता है,
ठीक है, हम वो लिखेंगे ml T−2। तो आप 1/ε0 को एक तरफ कर लेना है, ठीक है, बाकी सबको निकाल देना चाहिए। एप्सिलॉन को इधर भेज देते हैं, तो ε0 बराबर आ जाएगा 4 को हटा देते हैं, Q1 × Q2 अपॉन में FR²। बस इसी के जगह पे हम लोग वैल्यू डालेंगे, बीमा आ जाएगा। देख लीजिए, निकाल ही देते हैं। एक तो याद ही करने में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। निकालने का तरीका 11th के चैप्टर 2 में देखा जाता है कि कैसे हम लोग निकालते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, पढ़ा होगा तो सब लोग निकाल सकते हैं। देखिए, आवेश को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AT। बीमा जो Q2 आवेश है इसका भी क्या लिखेंगे, AT, ठीक है, अपॉन में बल का क्या लिखेंगे, ml T−2 और r दूरी का क्या लिखेंगे, L²। देखिए एप्सिलॉन का जो बीमा हो जाएगा, m ऊपर जाएगा m−1, L1 L2 LQ हो जाएगा, ऊपर जाएगा L−3 T⁻⁻2 और यहाँ पे T² हो जाएगा। तो T⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो T² पहले से है, T² T⁻4 हो जाएगा और A² हो जाएगा। हो गया, एप्सिलॉन का बीमा आ गया, ठीक है। तो याद करके रखना है आपको, क्या याद करना है, बीमा होता है एप्सिलॉन का m−1 L−3 T⁻4 A², याद कर लीजिए डायरेक्ट। ये एप्सिलॉन का बीमा होता है। के का बीमा क्या होता है, तो होता है इसी का जस्ट उल्टा, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस लगा दीजिए, वहाँ प्लस वहाँ पे माइनस लगा दीजिए। के का बीमा हो जाएगा ml Q T⁻⁻4 A⁻²। ये हो गया आपका के का बीमा। मान भी इसका याद कर लीजिएगा, एप्सिलॉन का कितना होता है, अभी बोले हैं, ध्यान में आया, कुछ नहीं आया, देख लीजिए 8.854 × 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक क्या है, क्या होता है, अभी पढ़े हैं एप्सिलॉन का मात्रक। एक तो फैराडे मीटर इनवर्स, या एक दूसरा क्या कीजिएगा, दूसरा एप्सिलॉन का मात्रक दूसरा क्या कीजिएगा, ये लगाइएगा न्यूटन इनवर्स, क्या कूलम स्क्वायर, ऐसा करके कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। कहाँ पे है, ये है ऑप्शन ए, इसी का जस्ट कैसे हुआ है, तो माइनस हटाइएगा, इस सबका माइनस हटाएगा, बटा कर दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर यहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलम का सदिश निरूपण क्या है, आपको कूलम का सदिश निरूपण बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है F = K Q1 × Q2 अपॉन में R², ठीक है। अब कूलम का आपको सदिश निरूपण, तो कूलम सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, कूलम का फार्मूला क्या होता है, जो कूलम दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल को व्यक्त करने के लिए कूलम महोदय ने एक नियम दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम का नियम बोलते हैं। क्या होता है फार्मूला, कि F = क्या होता है, K Q1 × Q2 अपॉन में R²। ये क्या होता है, कूलम का फॉर्मूला होता है, और इसको आपको व्यक्त करना है किस रूप में, वेक्टर फॉर्म में, या वेक्टर के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। तो कौन से रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे, वेक्टर के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट है ऑप्शन F = Q1 × Q2 अपॉन में R²। ऑप्शन बी है F = K Q1 × Q2 अपॉन में R, यहाँ पे R कैप दे दिया हुआ है। F = K Q1 × Q2 अपॉन में R³, ठीक है, और R कैप। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका C, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा इसका आंसर, ये होता है। इसको वेक्टर के फॉर्म में इसको व्यक्त कीजिएगा, तो वेक्टर F = K Q1 × Q2 अपॉन में R³ R कैप, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आवेश के रैखिक घनत्व लेम्डा का सूत्र है, तो आवेश का रैखिक घनत्व किसको कहते हैं, ध्यान में कुछ आया,
आवेश के वितरण में पढ़ना होता है। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, ठीक है। तो आवेश का रैखिक घनत्व किसको कहते हैं? तो प्रति एकांक लंबाई पे, किस पे? लंबाई पे वितरित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो इसे लेम्डा से डिनोट करते हैं। तो क्या है? प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए लिया, कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखेगा लेम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा एल, ऐसे भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट एल। तो इसका क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए कहीं है क्यू अपॉन में एल, क्यू अपॉन में एल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक है। वही अभी फॉर्मूला क्या दिखे हैं रैखिक घनत्व का? लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। देखिए रैखिक घनत्व का हमको मात्रक देखना है, तो कैसे मात्रक निकलेगा? ऊपर देखिए कूलम, आवेश का मात्रक क्या? कूलम, अपॉन में लंबाई का मात्रक मीटर। तो लेम्डा मीन्स रैखिक घनत्व का जो मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, या क्या हो जाएगा? कूलम मीटर इनवर्स। इसको ऊपर जैसे भेजिएगा ना, इस मीटर को ऊपर भेजिएगा, अभी बटा में ऊपर भेजिएगा तो मीटर इनवर्स, ठीक है। ये दोनों में से कोई है तो देख लीजिए, कूलम प्रति मीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 57 क्या है? आवेश के रैखिक घनत्व लेम्डा का बीमीय सूत्र क्या है? तो लेम्डा का बीमीय सूत्र आपको देखना है। तो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एल, लेम्डा का लेम्डा रहेगा, आवेश का बीमा क्या होता है? ए टी अपॉन में लंबाई का बीमा एल, एल को ऊपर भेज दीजिए, मैं इन्वर्स में आ जाएगा, माइनस उस पर चढ़ जाएगा, ए टी रहेगा, एल ऊपर जाएगा तो एल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बीमा आ गया। अब देखिए ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ऐसा हो जाएगा, इसको एम के पावर करके लिखे, तो एम के पावर कुछ नहीं है तो 0 एल इन्वर्स टी ए है, एल इन्वर्स T1A1, ऑप्शन सी हो जाएगा ये, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व किससे कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व क्या है यहाँ पे? पृष्ठीय घनत्व, जिसको सिग्मा से सूचित करते हैं, और जिसका फॉर्मूला आता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पे वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पे पर आवेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रति एकांक लंबाई पे वितरित आवेश को, इसको कहते हैं आवेश का रैखिक घनत्व, क्या कहते हैं? रैखिक घनत्व, ठीक है। ई आपको पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा। प्रति एकांक आयतन पे वितरित आवेश को ई हो जाएगा आपका आयतन घनत्व, आयतन घनत्व का परिभाषा, इसको रो से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं? रो से। और ये तो कुछ है नहीं, प्रति एकांक समय कुछ नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्या है? आवेश के पृष्ठीय घनत्व का सूत्र है। अब क्या है सूत्र? तो इसको आवेश के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का क्या कहते हैं? पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू, क्यू मीन्स फॉर्मूला आवेश है, ए मीन्स क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका देखिए कौन सा आ जाएगा? क्यू ओपन में ए कहीं दिख रहा है? सिग्मा इक्वल टू, ऑप्शन ए हो जाएगा। मात्रा यदि पूछ दे आपको पृष्ठीय घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, तो सिग्मा का जो मात्रा हो जाएगा, कूलम को क्या बोलते हैं? आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। क्यू हो जाएगा अपॉन में ए क्या? क्षेत्रफल। कूलम, आवेश को हम लोग कूलम बोलते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं,
कूलम का कूलम रहेगा, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा। देखिए कौन सा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इसका तो आंसर हो जाएगा। आगे करके क्वेश्चन आएगा ऐसे करके, देखिए आ गया। पीछे भी मात्रक हम लोग निकाले हैं, अभी आइए गया। पृष्ठीय घनत्व का मात्रक, पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय घनत्व का? तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। इसका मात्रक यहाँ पे पूछा है, ये तो फार्मूला हो गया, मात्रक क्या हो जाएगा? तो वही कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 61 है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का बीमीय सूत्र है। फॉर्मूला है आवेश का पृष्ठीय घनत्व के सूत्र का, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। देखिए आप आवेश के बीमा को लिख सकते हैं ए टी अपॉन में, ए क्या है? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा ए टी एल स्क्वायर, माइनस लग जाएगा क्योंकि ऊपर जाएगा, ए टी एल इनवर्स 2 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है ए टी एल इनवर्स 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 है। यदि किसी पृष्ठ पर 4 कूलम आवेश 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वितरित है तो पृष्ठीय घनत्व होगा। तो आपको Q का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया? 4 कूलम। आपको और भी दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया A 2 मीटर स्क्वायर, और आपको बताया पृष्ठीय घनत्व कितना होगा। तो पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन में A। तो Q का सिग्मा रहेगा, Q के जगह पे 4 लिखेंगे और A के जगह पे 2 लिखेंगे, कट जाएगा, कितना आएगा? 2 दूनी 4, तो 2 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, कहीं पे है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का आयतन घनत्व का सूत्र है। तो आवेश का आयतन घनत्व किसको कहते हैं, ये ध्यान में आना चाहिए। तो प्रति एकांक आयतन पर, ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं, किससे? रो से। रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन में भी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, रो इक्वल टू क्या है? Q अपॉन भी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का आयतन घनत्व का ऐसा ही मात्रक है। तो आयतन घनत्व का फॉर्मूला रो इक्वल टू Q अपॉन में भी। अब तो आपको भी समझ में आने लगा होगा, रो का रो करना है और इसका मात्रा निकालने के लिए आवेश का मात्रक कूलम रखना है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब रखना है। तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि ऐसे भी दिया रहेगा ना, कूलम मीटर इनवर्स 3, क्योंकि इसको ऊपर भेज के मीटर इनवर्स 3 कर देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहना है। तो इसका तो आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 65 है, आवेश का आयतन घनत्व का बीमीय सूत्र क्या है? आयतन घनत्व का बीमीय सूत्र, तो फॉर्मूला क्या है आयतन घनत्व का? तो फॉर्मूला क्या आता है आयतन घनत्व का? रो इक्वल टू Q अपॉन में भी। तो आवेश का बीमा ए टी अपॉन में आयतन का बीमा एल क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा ए टी एल ऊपर, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो एल इनवर्स 3, तो ए टी एल इनवर्स 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन से तो फिक्स एग्जाम में आना ही है। आवेश का रैखिक घनत्व से, आवेश का पृष्ठीय घनत्व से, और आवेश का आयतन घनत्व से। यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनेगा ही, बनता ही है। ठीक है, जो भी हम देख लिए हैं सबको। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है क्या? E इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है प्रतिमिश बटा, लिखिए, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू, कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है या मात्रक क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या, आप दिमाग में आ रहा है तो समझ में तो ठीक है, नहीं तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला है यही से होता है, E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू। अभी देखे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एफ अपॉन में क्यू, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, एनसी न्यूटन प्रति कूलम लिखिए तब, या इसी को ऊपर भेज दीजिएगा तो एनसी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक और भी मात्रक होता है विभव प्रवणता से, क्या आता है, E इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन में डी एक्स फॉर्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, तो ई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, तो v को हम लोग वोल्ट लिखते हैं, एक्स मीन्स लंबाई, लंबाई को हम लोग मीटर लिख देते हैं, तो वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग एक ई देख लिए वोल्ट प्रति मीटर, और एक क्या देख लिए, एनसी इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलम। इसका आंसर तो समझिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यूब। देखिए हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब फॉर्मूला से कर रहे हैं, हमको भी यहाँ याद नहीं है, हम भी क्या कर रहे हैं, आपको फॉर्मूला है जस्ट उसी को हम लोग प्रूव कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको भी समझ में आ जाएगा ये सब। तो इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन में क्यू। अब आपको बीमा निकालना है, तो बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स टू अपॉन में आवेश का बीमा ए टी, तो ऊपर भेजते हैं सबको, तो एम का एम हो जाएगा, एल का एल रहेगा, टी इनवर्स टू है ये, एक ऊपर जाएगा तो ई ऊपर जाएगा, तो एक और भी माइनस में हो जाएगा, एक और टी इनवर्स बचेगा, तो टी इनवर्स फिर ये एक ऊपर भेज देगा तो ए इनवर्स, ये हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि आवेश प्लस क्यू से आर दूरी पर बिंदु हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। देखिए यहाँ पे कोई आवेश क्यू है, ठीक है, और इससे बताया है कि आप आर दूरी पर बताइए, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, किधर है ऑप्शन, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ऑप्शन बी, आसान सा है। विद्युत क्षेत्र एक क्या है, ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन बी है सदिश राशि, ऑप्शन सी है आवेश रहित राशि है, ऑप्शन डी है स्केलर और वेक्टर दोनों है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सदिश राशि है। ठीक है, अगला देखिए 71 है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है ना, ये सब काल्पनिक माना जाता है, कहा जाता है कि कोई प्लस आवेश है उससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, क्या होती है, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलती है, जाती कहाँ पे है, तो माइनस आवेश पे जाती है। कहाँ से निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखा, प्लस से निकलती है, जाती कहाँ पे, माइनस आवेश पे। तो देख लीजिए धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 है, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या होगा। देखिए किसी खोखले गोले चालक के अंदर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होना करना है क्या होगा। देखिए खोखले गोले के अंदर ना आवेश दीजिएगा तो इसके सतह पे ही आवेश समान रूप से वितरित हो जाती है। ठीक है, खोखले गोले चालक पर। तो मसला यहाँ पे क्या हो जाता है, बताते हैं आपको, कि अब खोखला गोला कोई आवेश अंदर नहीं आ पाता है, तो आपको पूछा है अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या होगी, यहाँ पे आवेश नहीं है, तो आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे पता कर देंगे, होगा ही नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पता ही नहीं कर सकते, अंदर में आवेश नहीं है। तो क्यू क्या है, 0 है, आवेश का मान अंदर है ये नहीं है, तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, मतलब
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q 0, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। ठीक है, आवेश है नहीं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि फॉर्मूला भी ये पढ़े हैं, इक्वल टू क्या पढ़े हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू है 0 तो पूरे ले देके 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 73, यदि दो समान परंतु विपरीत आवेश बहुत पास रखे हो तो यह प्रणाली क्या कहलाती है, यह प्रणाली क्या कहलाती है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि यदि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे के बहुत पास रखी हो, क्या रखी हो, बहुत पास रखी हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक पढ़े होंगे आप लोग विद्युत द्विध्रुव, पढ़े हैं, आ रहा होगा, उसका ही परिभाषा होता है विद्युत द्विध्रुव का या द्विध्रुव का। क्या परिभाषा होता है कि दो समान परंतु विपरीत आवेश बहुत अल्पतम दूरी या बहुत पास रखे हो तो यह प्रणाली क्या कहलाती है। तो यह प्रणाली आपका वैद्युत क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या बोलते हैं, एक जगह पे माइनस क्यू आवेश है, एक जगह पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ है, जिसको मान लेते हैं हम लोग 2L मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ऐसे निकाय क्या कहलाती है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो आपको पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो विद्युत आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उनके बीच के दूरी के गुणनफल को। देखिए यहाँ पे दूरी है, दूरी L है, तो P इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2QL। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मात्रक निकालना है। तो Q का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, कूलम मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं पढ़ना, फिर से ध्यान में क्या पढ़िएगा, कूलम मीटर, कूलम मीटर। किसका मात्रक हो जाएगा, वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, देख लीजिए पीछे चला गया, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन कूलम मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र वही अभी पढ़े हैं, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, 2QL। अब ये देखें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा ही होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, P इक्वल टू 2QL। ठीक है, 76 क्या है क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक। ऑप्शन ए है अदिश राशि, ऑप्शन बी है सदिश राशि, ऑप्शन सी है मात्रक रहित राशि, ऑप्शन डी है समय पर निर्भर राशि। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि। ठीक है, एक सदिश राशि है। अब क्या होता है यहाँ पे कि इसका एक दिशा भी होती है। अब बताते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस Q एक आवेश होता है, एक प्लस Q आवेश होता है। ठीक है, और इसके बीच दूरी 2L होती है। तो ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव
कि जो आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ठीक है, विद्युत ध्रुव की दिशा या विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा जो पूछा जाए तो माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होती है वो पी वेक्टर इक्वल टू 2QL होती है। ठीक है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, इसका दिशा समझ गए, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसका फॉर्मूला होती है 2QL। इसका मात्रक यदि पूछ दिया जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक तो आप लोग लगाइएगा कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर आप लोग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। ठीक है, और यदि इसका बीमा पूछ दिया जाए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो कूलम का बीमा होता है AT, लंबाई का होता है L। ठीक है, यहीं से हम लोग बनाए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका बीमा यदि पूछ दिया जाए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का तो आप क्या लगाइएगा ATL। ठीक है, यदि आपको पूछ दिया जाए कि विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से किधर होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सीधा है, सिंपल सी सदिश राशि, ऑप्शन बी एक सदिश राशि होती है। क्वेश्चन है 77 क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा है, क्या बीमा क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो भी क्या होता है, देखिए माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, ठीक है, आर दूरी पर होती है, तो ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहती है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 2QL। यहाँ पे आपको पूछा है बीमा, तो बीमा कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे आवेश और लंबाई है, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू है, तो आवेश का मात्रक अब होता है कूलम, इसका बीमा क्या होता है AT हो जाता है, और लंबाई का बीमा L, ATL देखिए तो कहीं पे है नहीं है, तो ऐसा हो सकता है M0LTA, M0LTA 11 इस पर भी लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क से सूचित करते हैं, किससे, टॉर्क से, टाउ से। ठीक है, ठीक है, तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, इसका फॉर्मूला ही होता है बल गुने लंबवत दूरी, क्या होता है लंबवत दूरी, तो बल का मात्रक न्यूटन और लंबवत दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र है, तो बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र, अभी तो मात्रक निकाले हैं न्यूटन मीटर, तो यहीं से बीमीय सूत्र निकाल देते हैं फॉर्मूला से ही। न्यूटन का बीमा क्या हो जाएगा ML T इनवर्स 2, यहाँ पे मीटर है तो मीटर का बीमा L हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण का बीमा। तो देखिए कहाँ है ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें हैं, बल आघूर्ण एक अदिश राशि है, ऑप्शन बी है सदिश राशि है, ऑप्शन सी है अदिश और सदिश दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुने लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये जो बल आघूर्ण जो होती है, बल आघूर्ण वो एक तरह का जो होता है वो अदिश राशि होता है, क्या होता है अदिश राशि। ठीक है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
81 क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पे, क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर ठीक है, विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा। आपको अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताना है। तो देखिए, अक्षीय स्थिति क्या होता है, कोई विद्युत द्विध्रुव था, उसी के अक्ष पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम लोग क्लास में इसको प्रूव भी किए थे। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है K 2kp क्या होती है, 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ऑप्शन में तो है नहीं, तो K को आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये लिख सकते हैं। देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन है 82, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। तो जो निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था, Kp वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, यहाँ से 2 हट जाता था। ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे तो नहीं है तो K का वैल्यू लिख दीजिए, E इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये हो जाएगा। किधर दिया हुआ है ऑप्शन, इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर क्यूब, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठोस कोण का सूत्र क्या है। ठोस कोण का सूत्र क्या है, जिसको ठोस कोण को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओमेगा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ओमेगा का जो सूत्र होता है वो ए अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है, ए अपॉन में आर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 है, ठोस कोण की एसआई इकाई क्या होती है। ठीक है, ठोस कोण की एसआई इकाई, ठोस कोण की एसआई इकाई क्या होती है, रेडियन, स्टेरेडियन, डिग्री, हर्ट्ज। तो स्टेरेडियन होता है, क्या होता है, स्टेरेडियन। 85 है, पूरा गोला कितने ठोस कोण के बराबर होता है। जो स्फेयर मान लीजिए होता है, ये स्फेयर है, तो मान लीजिए इस प्रकार का, ये यही ठोस कोण बना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग डी ओमेगा कह देते हैं। तो टोटल जो बनाता है घन, जो टोटल जो ये स्फेयर बनाता है ठोस कोण कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता ही है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यही फार्मूला होता है। यदि गॉस का पूछ लेता तो हो जाता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन हो जाता है। इसके आंसर का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो अभी फार्मूला पढ़े हैं विद्युत फ्लक्स का, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, क्षेत्रफल है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, एनसी इनवर्स, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एनसी इनवर्स मीटर स्क्वायर, या इसको सही से लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर सी इनवर्स। या ये नहीं दिया हुआ है तो आप इसको बटा में कर लीजिए, सी को न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आइए सी पे माइनस हटाइए तो नीचे चला जाएगा, बटा कूलम।
तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 87 का ऑप्शन बी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स एक कौन सी राशि है? जो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है ई ए कॉस थीटा, ये कौन सी राशि है? तो जो विद्युत फ्लक्स होती है वो अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 89 क्वेश्चन है, जब थीटा 0 डिग्री तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है शून्य, ऑप्शन डी है ऋणात्मक। थीटा आपको दे दिया हुआ है 0 डिग्री, तो फाई का फॉर्मूला ही होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका फाई 0 डिग्री पे क्या होगा? तो ई ए कॉस 0 का वैल्यू याद होगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए, तो ई ए सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पे विद्युत फ्लक्स सबसे अधिकतम होगा। यही थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री, तब शून्य हो जाता है विद्युत फ्लक्स। बताते हैं कैसे, आगे क्वेश्चन नहीं आ गया। जब थीटा 90 डिग्री है तब विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए और कॉस के जगह पर भी क्या धरेंगे? 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? ई ए कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो 90 डिग्री पे जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन 91, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 200 एनसी इनवर्स, सतह का क्षेत्रफल 0.02 मीटर स्क्वायर और थीटा 0 डिग्री है, तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? तो आपको ई दे दिया हुआ है एनसी इनवर्स 200 एनसी इनवर्स, तो ई के जगह पे 200 रख दीजिए, इंटू ए भी आपका दे दिया हुआ है, कितना क्षेत्रफल दिया हुआ है? तो 0.02, और कॉस कितना दिया हुआ है? कॉस 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू, ठीक है, 200 इंटू 0.02, और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। पॉइंट नीचे उड़ाइए, कितना आएगा? 2 शून्य आएगा, ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, आंसर हो जाएगा फाई इक्वल टू 2 दूनी 4। 4 क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, यदि E इक्वल टू 50 एनसी इनवर्स, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हो 50 एनसी इनवर्स और क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर हो और थीटा 90 डिग्री हो, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई का फाई रखिए, ई के जगह पे कितना? 50 रखिएगा, ए के जगह पे 10 रखिएगा, और कॉस थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखिएगा, तो कॉस 90 का वैल्यू ही होता है 0। क्या होता है? 0। तो 0 से टोटल में गुना कराइएगा, क्या आ जाएगा? विद्युत फ्लक्स आपका आ जाएगा 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 93 क्या है? यदि किसी बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगता है, तो वहां की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो आपको आवेश दिया हुआ है कितना? 1 कूलम दे दिया हुआ है। क्या बोला है? यदि किसी बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगता है, एफ कितना दे दिया? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। तो ई का ई रहेगा, आपका एफ का वैल्यू दे दिया है 10 और क्यू का वैल्यू 1 है,
तो नीचे तो है नहीं, तो सीधा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 NC इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 NC इनवर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 क्वेश्चन क्या है, गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप है। तो गॉस के प्रमेय का जो गणितीय रूप है वो Q इक्वल टू एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, Q इक्वल टू एप्सिलॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, गॉस का प्रमेय किन सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए है न्यूटन के नियम, ऑप्शन बी है कूलम के नियम, ऑप्शन सी है ओम के नियम, ऑप्शन डी है किरचॉफ के नियम। तो जो गॉस का जो प्रमेय है वो कूलम के नियम पर आधारित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समान रूप से आवेशित कुचालक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्वेश्चन बोला है कि एक समान रूप से आवेशित कुचालक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन तो दिया हुआ है ये इक्वल टू सिग्मा अपॉन में, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ये बचा एलिमेंट करने से, तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। लेकिन यहाँ बताया कुचालक समतल चादर, क्या बोला है कुचालक समतल चादर, तो इसके कारण जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हो जाएगी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित चालक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ पे क्या है चालक, यहाँ पे क्या बोला है चालक, चालक समतल चादर के कारण। तो चालक समतल चादर है, तो मतलब ऐसा कोई चादर होगा जो समान रूप से आवेशित होगा। ठीक है, लेकिन ये कैसे क्या है, ये चालक है, तो चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इक्वल टू इसकी फॉर्मूला होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, तो पानी का परावैद्युतांक 80 होता है या 81। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 0 डिग्री, ऑप्शन डी है कभी नहीं काटती। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे वो एक दूसरे को काटेगी तो उनके कटान बिंदु पर हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि 2 दिशाओं को बताएगी, तो किसी चीज का 2 दिशा तो होती नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, कूलम बल है, ऑप्शन ए है केंद्रीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत बल, ऑप्शन सी है ए केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कूलम बल जो होता है वो आपका विद्युतीय बल और केंद्रीय बल दोनों होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितने बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है,